हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट थर्ड के बी और सी पार्ट को पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड का ए पार्ट हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। तो आज का हमारा जो बी पार्ट है यूनिट थर्ड का और सी पार्ट है, उसमें टॉपिक्स हैं बायलिंगुअलिज्म एंड स्कोलास्टिक अचीवमेंट, और सी पार्ट है नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। बी पार्ट में हमने द्विभाषिकता और विद्यालय उपलब्धि, इनमें संबंध क्या है, इसे जानना है। जिसे जानने के लिए पहले हम द्विभाषिकता के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और उसके बाद सी पार्ट हमें हमारे सिलेबस में दिखाई देता है यूनिट थर्ड में, नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। कि मल्टीलिंगुअलिज्म हिंदी में कहते हैं बहुभाषिकता, जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो इस बहुभाषिकता की क्या आवश्यकता है, इसे क्यों प्रोत्साहन या बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारी जो ये थर्ड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि हमारी थर्ड यूनिट बहुत ही छोटी सी यूनिट है, तो इसे आज हम कवर अप कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें बी पार्ट के अंतर्गत हम जानेंगे बायलिंगुअलिज्म होता क्या है, द्विभाषिकता होती क्या है। देखिए, द्विभाषिकता क्या है। जिस तरह से बहुभाषिकता का अर्थ था कि एक व्यक्ति जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, उसे हम बहुभाषी कहते हैं। और हमने बात की कि इंडिया में, हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाएं तो संविधान में ही अनुसूचित हैं। तो इस आधार पर हमने भारत को सिद्ध किया कि भारत क्या है, एक बहुभाषी राष्ट्र है। तो यहाँ पे जिस तरह से बहुभाषिकता का अर्थ निकलता है केवल शब्द को देखने से ही, उसी तरह से द्विभाषिकता का भी अर्थ निकलता है। केवल आप शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द है द्विभाषिकता, अर्थात दो भाषाओं का ज्ञान। आप पढ़ लेते हैं इसे, जिससे कि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मातृभाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा को सीखना अन्य भाषा का सीखना है। अन्य भाषा को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा। द्वितीय भाषा मातृभाषा के साथ ही वह सहयोजित भाषा होती है, जिसे भाषाई समुदाय का सदस्य होने के नाते प्रयोक्ता को सीखनी पड़ती है। यानी द्वितीय भाषा क्या है, मातृभाषा के ही समुदाय की, जो भाषाई समुदाय बना है, उस भाषाई समुदाय की ही दूसरी भाषा होती है मातृभाषा के अतिरिक्त। यानी कि उसी समुदाय की कोई और दूसरी जो भाषा होती है, उसे द्वितीय भाषा कहते हैं। इसके विपरीत विदेशी भाषा की अगर बात करें, तो विदेशी भाषा तो प्रयोक्ता के भाषाई समुदाय के भाषाई कोश की भाषा होती है। अच्छा, यहाँ पे नहीं होती है, ध्यान से सुन लेना, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हिंदी की टाइपिंग में आपको पता ही है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। वैसे तो पढ़ने से ही पता चल रहा है, बट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे नहीं भी आएगा। इसके विपरीत विदेशी भाषा तो प्रयोक्ता के भाषाई समुदाय के भाषाई कोश की भाषा नहीं होती है, और ना ही प्रयोक्ता को भाषाई समुदाय के सदस्य होने के नाते उसे अनिवार्य रूप से सीखना पड़ता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में मुझे लगता है आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने बात की है कि द्वितीय भाषा कौन सी होती है और विदेशी भाषा कौन सी होती है। तो द्वितीय भाषा होती है मातृभाषा के अतिरिक्त ही बालक के या व्यक्ति का जो एक भाषाई समुदाय है, उसी से ही मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा, जिसे हम द्वितीय भाषा कहते हैं।
और इसके अतिरिक्त विदेशी भाषा जो होती है वो भाषाई समुदाय से नहीं होती है और ना ही प्रयोक्ता को उसे सीखना कोई अनिवार्य होता है। विदेशी भाषा में यानी उसकी मनमर्जी है, वो सीखना चाहे तो सीख सकता है, नहीं सीखना चाहे तो ना सीखे। लेकिन द्वितीय भाषा क्योंकि उसके भाषाई समुदाय की भाषा है, इसलिए उसे वो सीखनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषा ही समाज में अंग्रेजी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में काम में ली जाती है। यानी जो भारतीय भाषाई समाज है हमारा, उसमें जो अंग्रेजी भाषा है उसको द्वितीय भाषा के रूप में काम में लिया जाता है। द्वितीय भाषा कौन सी है हमारे भारतीय भाषाई समाज में? अंग्रेजी। अब जबकि अन्य भाषा के रूप में रूसी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाएं काम में ली जाती हैं। अब वैसे तो क्या है कि अंग्रेजी को भी रखा जाना चाहिए विदेशी भाषा में, लेकिन हमारे यहाँ पे अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में लिया जाता है और विदेशी भाषा के रूप में रूसी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाएं जो हैं उनको रखा गया है। अंग्रेजी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में सहयोजित किया गया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी में हम सारा पढ़ चुके हैं, ये सब बातें हमारी वहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इसलिए ये तो क्लियर है कि अंग्रेजी को किस लिए इंडिया में, हमारे भारत में द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी तकनीकी ज्ञान, उच्च शिक्षा तथा उच्च न्यायालय आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। तो इस पर भी बात हो चुकी है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इंग्लिश ये टॉपिक पढ़ा था ना, प्रशासनिक दक्षताएं एवं तकनीकी उन्नयन अंग्रेजी। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम इससे रिलेटेड भी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो तकनीकी ज्ञान, उच्च शिक्षा, उच्च न्यायालय आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। और इसके अलावा अंग्रेजी क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में हमारे यहाँ प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में इसे सहयोजित किया गया है। अब देखिए, जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा समाज के लिए द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग में ली जाती है, यानी हमारे यहाँ पे, ठीक है, हिंदी भाषी समाज जो है उसमें द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी प्रयोग में ली जाती है, उसी प्रकार भारतीय अन्य भाषाई समाज किसे कहते हैं? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है, अहिंदी भाषी के लिए हिंदी भी द्वितीय भाषा के रूप में है। तो हमें पता ही है, जैसे हमारे यहाँ बात करें, हम लोग हिंदी भाषी हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी भाषी हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मातृभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अंग्रेजी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सिखाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, तो वहाँ पे मातृभाषा के रूप में वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो बचपन में भाषा सीखते हैं तमिल, तेलुगु, तो उन्हें द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भी कई स्थानों पर सिखाई जा रही है, ठीक है। और या फिर तमिल, तेलुगु के अलावा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश ही बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है, तो वो प्राथमिक भाषा के रूप में तो रखते हैं अंग्रेजी को और द्वितीय भाषा के रूप में वहाँ पे वो हिंदी को भी पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही हिंदी भाषा क्षेत्र में द्वितीय भाषा के रूप में हैं। तो अगर वहाँ पे हम बात करें भारत की, तो हमने जैसे यहाँ पे अलग अलग करके बात कर ली उत्तर भारत और दक्षिण भारत की, लेकिन अगर ये भारत शब्द बोला जाए तो उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग तो नहीं किया जा सकता ना। तो फुल अगर हम भारत की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग में ली जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कंक्लूज़न निकालें तो यही सामने आता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं ही द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग में ली जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, हमारे जो टॉपिक है, हमारी जो सिलेबस को अगर आप देखेंगे, सिलेबस में 3rd यूनिट के बी पार्ट में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, बायलिंगुअलिज्म एंड स्कोलास्टिक अचीवमेंट, द्विभाषिकता और विद्यालय उपलब्धि। तो द्विभाषिकता को हमने जान लिया, यानी 2 भाषाओं की बात की हमने, मातृभाषा के अतिरिक्त जो अन्य भाषा या विदेशी भाषा सीखी जाती है उसको हम कहते हैं द्विभाषिकता।
अब ये द्विभाषिकता यानी ये दो भाषाओं का जो ज्ञान है ये विद्यालय उपलब्धि में किस तरह से सहायक है, अर्थात इसके द्वारा बच्चे की उपलब्धि को, बच्चे की अचीवमेंट को, जो उस विद्यालय में उसने अचीवमेंट्स प्राप्त करनी है, उपलब्धियां प्राप्त करनी है, उसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो बालकों को पृष्ठपोषण देने में हमारा पहला बिंदु है, बालकों को पृष्ठपोषण देने में। तो स्टूडेंट्स, जब आप बच्चों के जो आप ये कह सकते हो कि आप बच्चों को जब फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक अगर आप उनकी भाषा में उनको देते हो तो इससे क्या होता है, उनको बहुत ही अधिक अच्छा लगता है। ठीक है, आप देखा करो कई टीचर्स ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो बच्चे के साथ बात करते हैं, उसी की भाषा में बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो बच्चों को पृष्ठ पोषण चाहिए होता है, फीडबैक चाहिए होता है, हम सभी को ही पता है, हम लोगों को भी फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो बच्चों को जब हम कोई अच्छा काम करने पर जब फीडबैक देते हैं उसी की भाषा में तो उससे उसे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और वो वैसे ही अच्छे काम करने के लिए और भी ज़्यादा प्रयास करता है। तो पहला तो ये हो गया कि विद्यालय उपलब्धि में उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी अगर शिक्षक उसको उसकी भाषा में पृष्ठपोषण दे रहा है। तो अब देखो, अगर वही काम बच्चा बार बार करेगा तो इसका मतलब उसकी अचीवमेंट्स तो बढ़ेंगी ना। चलिए, सेकंड बिंदु है हमारे सामने, दूसरा पॉइंट है व्याख्या करने में। किसी चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, किसी कंटेंट को बच्चे को समझाना है, तो अगर आप उसमें भाषा को बाधक तत्व के रूप में उपस्थित ना करके बल्कि बच्चे की भाषा में ही अगर बच्चे को वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे तो बच्चे के लिए वो सब सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जब कोई हमें हमारी भाषा में ही कोई चीज़ क्लियर कर देता है तो हमारे लिए उसको सीखना कितना आसान हो जाता है। वही बात है कि अगर टीचर जो है व्याख्या करेगा किसी भी चीज़ की, किसी भी कंटेंट को समझाना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, तो वो क्या करे, इसी द्विभाषिकता की हेल्प ले ले। इसी दूसरी भाषा के द्वारा, जो बच्चे की भाषा है उसके द्वारा जब उसको समझाते हैं हम, तो इससे क्या होता है, उसको बहुत जल्दी समझ में आने लगता है और इससे विद्यालय उपलब्धियां उसकी बढ़ती हैं, स्कूल अचीवमेंट्स में उसकी, वहाँ पे आप उसको इंक्रीज होता हुआ देख सकते हो। उसके बाद देखिए, छात्रों से आत्मीयता स्थापित करने में एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझता है, उनको अच्छी तरह से जानता है, उसे ये पता है कि मेरे स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स की क्या क्या योग्यताएं हैं, मुझे उनको किस प्रकार से सिखाना है, इसके अलावा उनकी मेरे स्टूडेंट्स की रुचियां क्या क्या हैं, तो ये सब उसको पता होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चे की ही लैंग्वेज में बच्चे से बात करते हैं, आप देखा करो उन टीचर्स को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, उनको वो बहुत पसंद करते हैं, उनको ये लगता है कि ये टीचर हमको समझते हैं अच्छी तरह से, तो वो उनकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं। और ये अट्रैक्शन कैसी, एक पॉजिटिव अट्रैक्शन, यानी वो अपने मन की कोई भी बात है, उनको जो भी कुछ समझ नहीं आया तो वो उस टीचर से आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके साथ उनके जो संबंध हैं वो बहुत ही मधुर हैं। उनका जो टीचर है उनकी प्रॉब्लम को समझेगा और उनकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो जब शिक्षक ने बच्चों के साथ अपनी कुछ आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाने हैं, उनके साथ मिक्सअप होना है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप उनकी लैंग्वेज का प्रयोग करो उनसे बात करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया छात्रों से आत्मीयता स्थापित करने में। स्टूडेंट्स, मैंने एक थर्ड पॉइंट यहाँ पे स्किप हो गया है मेरे से, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट पे पहले बात कर ली है मैंने आपसे, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रभावी। संप्रेषण क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, ये तो हम पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में। कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड यूनिट का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम कम्युनिकेशन को जान चुके हैं। और कम्युनिकेशन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपसे बात की थी कि कक्षा में भी संप्रेषण आवश्यक है, क्योंकि संप्रेषण क्या है, एक प्रोसेस है। जब दो या दो से जो ज़्यादा समूह होते हैं वो आपस में बैठकर किसी एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। तो हमें पता है कि कक्षा में भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है, बिना संप्रेषण के तो कक्षा चल ही नहीं सकती।
तो जो शिक्षण का कार्य है उसके लिए ज़रूरी है कि संप्रेषण हो, और संप्रेषण कैसा होगा, भाषा के माध्यम से ही होगा। तो इस संप्रेषण प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के लिए, बहुत ही अच्छे से इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए द्विभाषिकता से हेल्प ली जा सकती है। देखिए, जब आप किसी भी कंटेंट को, विषय वस्तु को बच्चे को उसकी भाषा में बताएंगे, उसकी भाषा से ही उदाहरण देंगे, उसकी भाषा से ही आप जो है उसकी भाषा में उसको फीडबैक दे रहे हैं, आप उसकी भाषा में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इसका मतलब ये है कि संप्रेषण बहुत अच्छा होगा। जो संप्रेषण का सर्किल है, प्रोसेस है, वो कंप्लीट जल्दी से होगी, बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा, और इस तरह से आपकी जो संप्रेषण प्रक्रिया है क्लास के अंदर वो बहुत ही प्रभावी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, फिफ्थ पॉइंट है आपके सामने उदाहरण देने में। तो जिस तरह से हम अगर बच्चे की भाषा में ही उसको फीडबैक देते हैं तो वो यूज़फुल होता है, तो उसी तरह से अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं, तो आपने जो कंटेंट समझाया उसके जो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं, वो अगर बच्चे की भाषा से आपको उसको देते हो, तो इससे उसको बहुत ही इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको ये लगता है अच्छा मेरी लैंग्वेज में सर ने मेरे को समझा दिया। और क्योंकि उसकी वो जो लैंग्वेज है वो उसके लिए बहुत मायने रखती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है जब टीचर के द्वारा उसकी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, समानार्थक शब्दों का प्रयोग, समान अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग, यानी वही बात है जिस किसी भी भाषा में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे वो दूसरी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी, क्योंकि भारत में हम बात कर चुके हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाएं द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग में ली जाती हैं। तो चाहे विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जा रही है या अंग्रेजी में बात की जा रही है, तो उसमें क्या होगा, आप जो हैं बच्चे के साथ जो भी उसको लैंग्वेज का यूज़ आप कर रहे हैं उसमें समानार्थक शब्दों का प्रयोग करें। जो भी कंटेंट के अंदर, जो भी कोई विषय वस्तु के अंदर जो भी बातें हुई हैं, उसमें से जो आप विभिन्न उदाहरण देने वाले हैं उनके समानार्थी शब्द भी साथ साथ में बता दें कि जैसे कि आपकी भाषा में इसको ये कहते हैं, तो इससे बच्चे के लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बहुभाषाई छात्रों को समझाने में, अब एक क्लास के अंदर सारे सेम प्रकृति के बालक नहीं होते ना, सबकी भाषा अलग अलग होती है, सब डिफरेंट होते हैं, सबकी जो पारिवारिक हम कह सकते हैं, सबकी जो पारिवारिक भाषा होती है, जो मातृभाषा होती है, वो अलग अलग होती है। सब अलग अलग अपने जो हैं वो फैमिलीज से आते हैं, या अलग अलग रिलीजियन के भी हो सकते हैं, धर्म भी अलग अलग होता है सबका। तो इस तरह से एक कक्षा के अंदर बहुभाषी बच्चे होते हैं, यानी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो उन बहुभाषिकता वाले बच्चों को यदि कोई एक भाषा जिसको वो सभी जानते हैं उसमें समझा दिया जाए, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत की ही बात करें, तो भारत में सभी बच्चे अपने अपने घर में अलग अलग मातृभाषाएं बोल रहे हैं। मान लो एक ही कक्षा के बालक हैं, एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, वो सारे अपने अपने घर पे, कोई बागड़ी बोलता है, कोई वहाँ पे मोमडन है, तो वो बच्चे जो हैं अपने घर पे उर्दू बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पंजाबी बोलते हैं। तो अलग अलग सबकी लैंग्वेजेस हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लास में अगर आप उनको पढ़ाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक भाषा का चयन कर लेते हो, तो क्योंकि ये दोनों भाषाएं तो सबको आती होंगी, क्योंकि भाषाई समुदाय की भाषाएं हैं, तो यहाँ पे आपका उनको समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो द्विभाषिकता से एक लाभ ये भी है कि इसमें बहुभाषी छात्र जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं कि क्लास के बच्चे, उनको समझाने में हेल्प हो जाती है। अब उसके बाद देखिए, लास्ट बिंदु क्या है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। देखिए, एक शिक्षक अपनी क्लास में अगर बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से समझ रहे हैं, संप्रेषण बहुत ही अच्छे से हो रहा है, व्याख्या बहुत अच्छे से चल रही है, इसके अलावा बच्चों को बीच बीच में फीडबैक भी दी जा रही है, बच्चे खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि इससे अर्थ यही है कि जो लर्निंग टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव है, शिक्षक का शिक्षण उच्च स्तर का है और बच्चों का अधिगम भी उच्च स्तर का है। तो यही तो होता है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये है बहुभाषिकता।
नहीं, द्विभाषिकता। द्विभाषिकता और विद्यालय उपलब्धि, बाइलिंगुअलिज्म एंड स्कोलास्टिक अचीवमेंट। ठीक है, तो ये बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 3 के सी पार्ट की। सी पार्ट में हमने क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था स्लाइड पे वही, नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की क्या आवश्यकता है या बहुभाषिकता के उन्नयन की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, बात करते हैं बहुभाषिकता की। बहुभाषिकता और मानकीकरण में घनिष्ठ संबंध है। मानकीकरण अर्थात किसी चीज़ को मानक रूप में स्वीकार कर लेना। तो बहुभाषिकता और मानकीकरण में क्या है, आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बहुभाषिकता मानकीकरण की प्रक्रिया की प्रथम इकाई है, यानी मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बहुभाषिकता के कारण। बहुभाषिकता मतलब किसी समाज में बहुत सी भाषाओं का प्रचलन या फिर व्यवस्था होना। तो बहुभाषिकता मानकीकरण की प्रक्रिया की प्रथम इकाई है। बहुभाषिकता के कारण ही मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जब बहुत सारी भाषाएं होंगी तो उनमें से किसी एक भाषा को तो सर्वोच्चता प्रदान करनी ही पड़ेगी ना, तो यही तो है मानकीकरण। जब किसी समाज में बहुत सी भाषाएं एवं बोलियां प्रचलित होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा रूप व्यवहार में लिए जाते हैं, तब राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्र को आपस में जोड़ने के लिए और शैक्षिक विकास यानी शिक्षा के लिए कोई एक भाषा चाहिए होगी ना। जब बहुभाषिकता की व्यवस्था है तो शैक्षिक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में समान विकास के लिए एक सुगठित, व्याकरणनिष्ठ, लिपिबद्ध एवं सर्वगुण संपन्न भाषा रूप की आवश्यकता होती है। जब ऐसा हो रहा हो कि किसी समाज में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी बोलियां प्रचलित हैं, जैसा कि हमारे भारत में है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जनगणना कार्यालय के अनुसार हमारे देश में 1632 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जब किसी समाज में बहुत सी भाषाएं और बोलियां प्रचलित होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जा रही हैं, तो क्या करना है, तब राष्ट्र का विकास तो चाहिए ना। राष्ट्र को एकता के सूत्र में तो बांधना ही है, और इसके अलावा शैक्षिक विकास भी चाहिए, अन्य क्षेत्रों में भी विकास चाहिए। तो इन सब के लिए हमें ये चाहिए होती है एक सुगठित, व्याकरण निष्ठ, लिपिबद्ध और सर्वगुण संपन्न भाषा। जब कोई भाषा किसी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कारण से अपने सीमित क्षेत्र या बोलने वालों की सीमित संख्या को छोड़कर बड़े समाज में पहुंचती है, ठीक है, और उनके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो एक प्रकार से मानक भाषा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल इजी लाइन से समझ आ रही होंगी आपको। कभी कभी कोई एक क्षेत्र या उसके बोलने वाले भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारी प्रकृति ही ऐसी है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसा होता है या महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। दिल्ली में जैसा होता है संपूर्ण देश में वैसा ही होने लगता है, या कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा साहित्यकार, कोई बड़ा अभिनेता जैसा बोलता है हम भी वैसा बोलने लगते हैं। हमारी तो प्रकृति ही कैसी है, अनुकरण करने की, अनुसरण करने की है। जैसे भी कोई बड़ा आदमी बोलता है या राजधानी में कुछ जैसा होता है वैसा ही हम भी उसको अपना लेते हैं, वैसा ही करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही होता है हमेशा। हमारा प्रयत्न रहता है कि हम भी वैसा ही बोलें जैसा हमारा राजा या हमारे नेता। राजा मतलब अब राजतंत्र तो है नहीं, तो फिलहाल के राजा कौन है, नेता लोग। तो हमारा राजा या हमारे नेता बोलते हैं, या जैसी भाषा राजधानी में बोली जाती है हम भी वैसी अपना लेते हैं। इसी प्रयत्न से मानक भाषा का उदय हो जाता है। यह भाषा रूप सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बन जाता है। हम बहुभाषाओं के होते हुए अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसी भाषा को अपनाने लगते हैं। यानी हमारे पास इतनी भाषाएं होती हैं, लेकिन वो जो एक मानक भाषा होती है हम उसी को ही अपनाने लगते हैं, जो मानक भाषा का रूप होती है। पत्र व्यवहार, भाषण, साहित्य रचना आदि उसी भाषा में प्रकाशित होते हैं। संविधान में वह राजभाषा के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। तात्पर्य यह है कि हमारे औपचारिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और शैक्षिक जीवन के समस्त क्रियाकलाप
उसी भाषा में संपादित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये है नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के, प्रोत्साहन देने की या फिर उसके उन्नयन की क्या आवश्यकता है हमारे यहाँ पे, उस पे बात हो गई। बहुत ही छोटी सी यूनिट थी और टॉपिक भी बहुत ही छोटा सा था। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल इसमें नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी ये सारी यूनिट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम हमारी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।